एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं, क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, सो हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। तो अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस या आंसर्स पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास है जो कि हमारे पास जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है उन पर स्टार्ट करने से पहले दो कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उन्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ में आ गए तो उसके बाद जितने भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या कभी कल को हमें किसी भी फ्रेमवर्क पे हम काम करने का मौका मिलता है, किसी डिफरेंट आर्किटेक्चर पे, तो उसे हम समझ पाएंगे कि हम उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या आपके डिज़ाइन में। तो उसका जो दो कंसेप्ट है वो है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये दो कीवर्ड है जो कि बहुत पॉपुलर है। ये डेटाबेस में भी यूज होते हैं, आपके मॉडल डेवलपमेंट में भी यूज होता है, चाहे वो आपका नया माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आई मीन, और चाहे हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्यों ना बना रहे हो या कोई हम नई क्लास बना के कोई मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो हर जगह ये दो कीवर्ड बहुत यूज होते हैं। पहला है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन असल में बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हम जब भी क्लास बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट क्लास बना ली, पेशेंट क्लास, या जैसे हम इंश्योरेंस डोमेन से सबको आइडिया है थोड़ा बहुत इंश्योरेंस डोमेन का, तो वहाँ पर हम क्लेम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। देन पॉलिसी में भी कई टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे लाइफ पॉलिसी, जनरल पॉलिसी। तो यहाँ पर आप उनको रख सकते हो कि लाइफ पॉलिसी, जनरल पॉलिसी, तो वो क्या है, एक स्पेशलाइजेशन फॉर्म है। और हम जब एक कॉमन पॉलिसी टेबल बनाते हैं या पॉलिसी जब क्लास बनाते हैं, तो वो उसका एक जनरल फॉर्म हो गया। तो जब भी हम एक अपसाइड जाते हैं कि हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कुछ क्लासेस बनाने हैं, या कल को कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, चाहे वो टेबल्स बनानी हो, तो अगर आप स्पेसिफिक बना रहे हो तो वो स्पेशलाइजेशन होता है, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन इसके रिवर्स में जाते हैं तो उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ के एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट पेशेंट दो स्पेशलाइज फॉर्म है, लेकिन उनका अपसाइड जाए तो ये पर्सन हम एक टेबल बना सकते हैं या क्लास बना सकते हैं, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, इसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अकाउंट है, अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो वो हमारा एक जनरल फॉर्म है। लेकिन अगर कल को कहा जाता है कि नहीं, हमारे एप्लीकेशन को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब अपने उसमें नए फीचर्स ऐड करो या नया फीचर और कुछ और फंक्शनलिटी ऐड करो, तो हम उसका और डिटेल फॉर्म बनाते हैं, यानी चाइल्ड बनाते हैं। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक एग्जाम्पल है अकाउंट का, जो कि इसका स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, जिससे हम फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो जितना भी डिजाइन प्रिंसिपल है और डिजाइन पैटर्न्स है, वो कहीं ना कहीं इन दो प्रिंसिपल, इन दो कीवर्ड्स पे वर्क करता है। और इन्हीं का पूरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गया और उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग? चलो ठीक है, कुछ हो तो एक इधर हैंड रेज कर एक देना या। हाँ हाँ, हाँ, तो एक जस्ट बताओ। वैसे तो समझ आया नहीं ऑनेस्टली बताऊं तो, कोई एक जस्ट एक लेमन की टर्म में बताओ मुझे, जस्ट सिंपल वर्ड। ओके ओके, लेमन में ये हो सकता है कि मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जैसे मेरे पास यहाँ पर हम एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास क्या है, पॉलिसी हम बनाते हैं तो मुझे कस्टमर के रिकॉर्ड रखने होंगे, ठीक है, जो कि पॉलिसी होल्डर होते हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली, हम एक जाते हैं, क्लास बनाते हैं, यहाँ पर डालते हैं कस्टमर, ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर दी हमने, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टी रख दी, जस्ट लाइक इंट कस्टमर आईडी। ये क्यों दे रहा है? ओके, यहाँ पर पहले से ही हमारे पास है। अच्छा, आई डोंट नो, यहाँ पर रखा होगा शायद मैंने, हाँ यहाँ पर है। चलो कुछ और ले लेते हैं नंबर। जैसे हम मेंबर टेबल, मेंबर होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेंबर आईडी और कुछ बेसिक फीचर्स लाइक स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड सो ऑन। हमारे पास और भी फीचर्स होते हैं, बट अगर देखा जाए तो मेंबर हर तरह के मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। यानी हमने क्या मान लिया कि हमारे एप्लीकेशन में अभी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने तरह के मेंबर हो सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि चलो हमारा अभी सॉफ्टवेयर हमने बनाना चालू किया है, या अभी नई इम्प्लीमेंटेशन है, या अभी तक हमें इसका फ्यूचर स्कोप नहीं सोचा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं सभी को हम मेंबर मानेंगे और उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन रखना चालू कर देंगे। हम उनके लिए मॉडल बनाएंगे, हम उनके लिए डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे और डेटा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। फिर फ्यूचर में हुआ, डिसाइड किया गया कि ना मेंबर के भी डिफरेंट टाइप्स बनाने वाले हैं।
ताकि हम उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकें। फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास, अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि मेरे पास एक तो है पॉलिसी होल्डर, कि एक्चुअल पॉलिसी होल्डर होंगे, और दूसरा पब्लिक क्लास, यहाँ पर हो गए डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पर ये क्या है, और मैंने कहा ये दोनों ही क्या है, मेंबर टाइप के होंगे, यानी हमने अपने एप्लीकेशंस को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेंबर क्या है, ये जनरलाइजेशन फॉर्म हो गया, और ये पॉलिसी होल्डर और डिपेंडेंट्स है वो मेरा स्पेशलाइजेशन फॉर्म हो गया। तो स्पेशलाइज्ड ऑफ मेंबर, राइट। होल्डर एंड डिपेंडेंस, अब क्लियर हो गया डाउट कि क्या होता है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन? कोई डाउट, कोई क्वेरी? शेयर स्क्रीन नॉट इज अवेलेबल, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ शेयर ऐसे करके रीजॉइन कर लेगा। ओके अभी शेयर। ठीक है, क्लियर हो गया कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें बता रहना चाहिए कि हम कौन से फॉर्म पे हम जाने वाले हैं, ठीक है, और ये डिसाइड कैसे करते हैं। इसी के लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ताकि हम जब कोई भी हम ना कोई यूआई बना रहे हो, चाहे हम टेबल्स बना रहे हो, चाहे नई क्लास बना रहे हो, चाहे नई रिपोजिटरी बना रहे हो, चाहे कोई सर्विस क्लास बना रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें स्पेशलाइजेशन पे जाना है या जनरलाइजेशन पे जाना है। तो प्रिंसिपल है क्या असल में, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल और पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और ये हेल्प करता है कि डिज़ाइन कैसे करना है। जबकि पैटर्न क्या होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये बताता है कि किसी खास तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर पैटर्न, राइट। दोनों में क्या फ़र्क है? सो प्रिंसिपल एक थंब रूल की तरह हो गया, गाइडलाइंस की तरह हो गया, ठीक है। वो कहता है कि आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, ठीक है, यहाँ पर एक अदर वर्ड्स में मैंने लिखा है कि आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, ठीक है, ये एक हाई लेवल आइडिया देता है कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन को बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन किस हेडर के अंदर आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो हम उसको किस फॉर्म में दिखाएं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि जब हम कार डिजाइन करने वाले ने बनाया होगा तो उसने सोचा होगा कि क्या इंजन को मुझे ड्राइवर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंजन को उसने हाइड कर दिया, लेकिन फिर इंजन स्टार्ट कैसे होगा, तो उसने सोचा कि हम एक ऑप्शन देंगे जहाँ पर वो अपनी चाबी लगाएगा और उस चाबी से क्या हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक वैसी तरह से जैसे पेट्रोल की टंकी होती है, पेट्रोल की टंकी कितने साइज में है, कितना उसका कैपेसिटी है, या कहाँ पर सिचुएटेड है, किस तरह से लिंक्ड है कार के अंदर, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब जिसने डिजाइन किया उसने सोचा होगा कि क्या पेट्रोल की टंकी को शो करना जरूरी है, नहीं है, तो उसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो उसके लिए उसने कोई होल प्रोवाइड किया जहां पर वो जिससे पेट्रोल को भरवाया जा सकता है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, मतलब जितनी जरूरत है उतनी चीज दिखाओ, उसके बाकी चीजें हाइड कर दो। और यही कहीं ना कहीं बेस होता है उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी, जिसको हम उप्स बोलते हैं। तो हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ डिजाइन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो डिजाइन प्रिंसिपल यही कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, उसको डिवाइड करो छोटे छोटे सेक्शन में, फाइंड करो कि क्या चीज़ें सोल्व करनी है, क्या नहीं करना है, फिर उनको अरेंज करो उनके बिहेवियर पे। किसी ना किसी कोई कैटेगरी होती है जिसके बेस पे हम उनको आपस में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके बिहेवियर पे, उनके एट्रीब्यूट्स पे, रेस्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो टॉप डाउन अप्रोच अपना सकते हो या टॉप अप्रोच अपना सकते हो। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको पसंद होता है कि पहले वो डेटाबेस डिजाइन करते हैं, फिर डेटाबेस डिजाइन करने के बाद सभी टेबल्स वगैरह प्रोसीजर्स लिख लेते हैं, उसके बाद वो रिपोजिटरीज बनाते हैं ताकि वो डेटा एक्सेस कर सकें, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो डेटा एक्सेस लेयर बनाते हैं। देन वो क्या करते हैं, अपना सर्विस लेयर और एपीआई बना के रख लेते हैं। उसके बाद वो यूआई डिजाइन डिसाइड करते हैं, जैसे कहते हैं बॉटम अप स्ट्रेटेजी।
कुछ लोग इसका रिवर्स करना पसंद करते हैं, जैसे पहले वो यूआई बनाते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज पे हो, चाहे वो रिएक्ट पे हो, चाहे एंगुलर पे हो, चाहे आपका पुराना एएसपीएक्स फॉर्म हो, चाहे एमवीसी हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो मोबाइल यूआई क्यों ना हो। तो पहले वो यूआई डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसके बेस पे वो अपनी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे इस यूआई पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितने एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है, कितने एपीआईज होंगी, कितने मुझे एंड पॉइंट्स बनाने होंगे जिससे मैं डेटा प्रोवाइड एक्सेस कर सकूं, ठीक है। तो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच होता है या स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो ये सब कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, ये सभी हमें हेल्प मिल रहा है डिजाइन प्रिंसिपल से। तो डिजाइन प्रिंसिपल नथिंग एल्स, ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है, वो बताता है कि किसी चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, ना ही ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाउंड है, ये सिर्फ ये बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो, और आप अपने फ्यूचर में आप उसमें जितने भी एरर्स पॉसिबिलिटी आने वाले हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हो फ्यूचर में आने वाले इश्यूज को, ठीक है। तो ये होता है डिजाइन प्रिंसिपल। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? हेलो, नहीं मेरी साइड से नहीं है। एक एक करके। हाँ निधि बताओ, कोई डाउट? नहीं अभी नहीं, अभी तक तो नवीन? ओके, कुछ हो तो रेज कर देना है। मोनू आपको कोई दिक्कत है? यस या नो बोल देना। इट्स फाइन टिल नाउ। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिजाइन प्रिंसिपल बस यही बताता है कि आपको किस तरह से डिजाइन करना चाहिए। तो हम कुछ फेमस डिजाइन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? जिस सबसे पॉपुलर जो है वो आज के टाइम पे इसका सबसे ज़्यादा हाइप है, रीजन बीइंग इस ये कई सारे प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन है, इसे हम कहते हैं सॉलिड प्रिंसिपल, ठीक है। ध्यान रखना, सॉलिड पैटर्न नहीं है, सॉलिड प्रिंसिपल है। इसमें 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड का मतलब होता है एस मतलब एसआरपी, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ फॉर ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, एल फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, एंड डी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये 5 प्रिंसिपल है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ड्राई, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, यानी जब भी हम डिपेंड, तो आप कोशिश करो कि रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे मेल भेजना है, तो जाहिर सी बात है मेल भेजने के लिए मैं हर बार नया कोड नहीं लिखूंगा, बल्कि एक सेपरेट लाइब्रेरी या सेपरेट क्लास या कुछ सेपरेट कंपोनेंट बना करके लाइक अ यूटिलिटी मैं इसको कहीं पर रख लूंगा, और जिस इस एप्लीकेशन को मेल भेजना है वो उसको यूज कर लेगा। यानी एक अलग पॉपुलर प्रिंसिपल है जो ये कहता है यू आरंट गोना नीड इट। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको जरूरत हो उतना ही डिजाइन करो, हम एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन लेके नहीं चलते, ठीक है। एंड लास्ट है किस, इसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड और कीप इट सिंपल, राइट। तो इसका मतलब ये कहता है कि जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक सबसे कॉमन जो बिहेवियर होता है सभी डेवलपर का, वो ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने आसान हो जाता है। यानी आप नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, नए नए पैटर्न सीख सकते हो, .NET के अंदर जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं, लाइक C# के अंदर जो कई सारे चेंजेस आ गए हैं, और आप उसको बना सकते हो। लेकिन चीज़ें बनाना, जो डेवलपमेंट है असल में वो चीज़ें बनाना नहीं है, उसको सिंपल रखना है, सो दैट जब आपने बनाया उसको अगर आप 1 महीने बाद या कोई और देखता है तो उसको ईजिली समझ सके। तो सबसे बेस्ट जो डेवलपमेंट अप्रोच है वो ये है कि वो कोड आपका सबसे सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आपके चाहे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, चाहे आप मेथड का नाम डिक्लेयर कर रहे हो, चाहे आप उसके अंदर कोई कोडिंग कर रहे हो, अननेसेसरी इफ एल्स कंडीशन, अननेसेसरी फॉर ईच लूप, अननेसेसरी मेथड लिखना, ये नहीं होना चाहिए। तो किसका रूल यही है कि आप अपने डेवलपमेंट को, आप अपने अप्रोच को सिंपल से सिंपल रखो, ठीक है। चलते हैं, आप एक एक चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है सॉलिड प्रिंसिपल, राइट। सॉलिड का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी SRP। दूसरा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, तीसरा लिस्को एंड सो ऑन। ये हमारे पास 5 बेसिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है द क्लास शुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, इट शुड हैव अ सिंगल रीजन टू चेंज। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कोई भी क्लास बनाओ,
चाहे वो क्लास प्रिंसिपल। अब यहाँ पर भी आप एक ध्यान रखो, सिर्फ ये जितनी डेफिनेशन मैंने निकाली है वो ज़्यादातर जो है फोकस करती हैं डेवलपमेंट अप्रोच को, बट रिमेंबर दैट जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेटाबेस पे नहीं अप्लाई होते, राइट। ये इन्होंने ये नहीं लिखा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं, यानी सबके लिए है ये, ठीक है। तो एसआरपी और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप चाहे टेबल बनाओ डेटाबेस के अंदर, चाहे एक आप प्रोसीजर बनाओ, चाहे आप एक फंक्शन या व्यू बनाओ, ठीक है, या फिर आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप चाहे एक क्लास बनाओ, चाहे एक मॉडल बनाओ, ठीक है, वो सिर्फ एक बार में एक ही काम करना चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल बनाया है यहाँ पर। सपोज करो यहाँ पर मेरे पास एक इनवॉइस टेबल है जिसका काम क्या है, इनवॉइस को निकालना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शनलिटी है जैसे ऐड इनवॉइस, डिलीट इनवॉइस और सेंड ईमेल एंड लॉग एरर। ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इससे मैच नहीं करते। रीजन, एक इनवॉइस के अंदर मेल से रिलेटेड बिजनेस लॉजिक नहीं होना चाहिए, या एक इनवॉइस क्लास के अंदर एरर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। बट ये सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखो तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि एक क्लास के अंदर अननेसेसरी मेथड एडेड है, चाहे वो हम प्राइवेट करके लोग ऐड करते हैं, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। जब हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट मेथड बनाया और यहाँ पर हमने कुछ इंप्लीमेंटेशन कर लिया और ये सोचने लगे कि कोई भी इस क्लास को यूज करेगा तो ये तो प्राइवेट है, तो वो आराम से इसको यूज कर सकता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। और ये सबसे बैड प्रैक्टिसेस में है, वन ऑफ द बैड प्रैक्टिस, कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो ऐसे कई जगह इंप्लीमेंटेशन दिखेंगे कि आप क्लास का नाम कुछ और है लेकिन अंदर और कुछ फंक्शनलिटी कर रहे हो, चाहे आप उसे प्राइवेट क्यों ना कर लो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने क्लास तो बना दी और आपने पब्लिक नहीं किया तो वो अलग हो गए, नहीं, वो अलग है तो अलग है, उसका नेचर अलग अलग है, ठीक है, और इसी को ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो एसआरपी कहता है कि इस तरह की चीज़ों को आप सेपरेट क्लास बनाओ और उसको उसके अंदर रखो। जैसे मेल से रिलेटेड आप इन सारी इम्प्लीमेंटेशन आप किसी मेल क्लाइंट नाम के क्लास के अंदर रख सकते हो, और जहाँ पर आप अपने सेंड मेल नाम की फंक्शनलिटी को स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पर जिसको भी मेल भेजना है तो वो इस क्लाइंट को यूज कर सकता है, राइट। उसी तरह से एरर लॉगिंग के लिए भी एक सेपरेट क्लास बनाया जा सकता है और आप वहाँ पर लॉग एरर कर सकते, अपने एरर को लॉग कर सकते हो, ठीक है, और इसको जहाँ जहाँ यूज करना है वहाँ वहाँ यूज कर लो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एसआरपी। ये हो गया जब हम एक मेथड पे हम जा रहे हैं, और इसको मैंने नाम दिया है बिहेवियर। रीजन में कि जब एसआरपी की बात करते हैं तो वो सिर्फ इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन पे ही नहीं वर्क करता, बल्कि वो कुछ मॉडल पे भी वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक इनवॉइस मॉडल क्लास है जहाँ पर आप डेटा रखना चाहते हो, ठीक है, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कई बार लोग क्या करते हैं, मुझे यूआई पे 4 फंक्शनलिटी दिखानी है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, राइट। अब एक पॉलिसी के अंदर मैं इसको बना के दिखाता हूँ बकायदा। सपोज करो मेरे पास एक यूआई बनाने की जरूरत पड़ी मुझे, और यहाँ पर मुझे बोला गया कि आप पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखोगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, मैंने कहा यूआई पे क्या क्या चीज़ मांगी गई है, ठीक है। यूआई पे मांगी गई है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जहाँ पर हम पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, और फिर इनवॉइस मॉडल का लिंक, ठीक है। तो ये बोला गया कि आप एक पॉलिसी है, एक मेरे पास यूआई है, ओके, ये मेरे पास एक यूआई है, राइट। ये मेरा पेज है,
जहाँ पर हम कुछ ऑप्शन दिखाते हैं। ये मेरा लेफ्ट साइड मेन्यू है। अब यहाँ बोला गया कि आपको क्या क्या दिखाना है। यहाँ पर बोला गया कि सबसे पहले आप कस्टमर की डिटेल दिखाओगे, राइट। फिर बोला गया कि आप एक पॉलिसी की डिटेल दिखाओगे। फिर यहाँ पर आपको एक बिलिंग की इन्फॉर्मेशन दिखानी है, राइट। तो यहाँ पर एक हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन एक यूआई पर है। सबसे कॉमन प्रैक्टिस है और वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक कॉमन मॉडल बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फिल करने लगते हैं। और वो सेपरेट क्लास बनाने के बजाय हम कैसे रखने लगते हैं, कुछ इस तरह से कि एक हमने कॉमन क्लास बना ली, उसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऐड करते चले गए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, राइट। तो और इनवॉइस की भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। इनवॉइस मॉडल के अंदर सिर्फ इनवॉइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर वाली टेबल क्लास में होना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ पुटिंग दिस प्रॉपर्टी हियर, हम एक सेपरेट क्लास बनाएं और इन सबको हम यहाँ पर रख के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन अलाउड है। और इस तरह के जो मॉडल होते हैं अक्सर हम उनको क्या बोलते हैं, इसको हम अक्सर रैपर मॉडल बोलते हैं, रैपर बोल सकते हैं, राइट, या बेस मॉडल बोल सकते हैं। और सबसे पॉपुलर है व्यू मॉडल। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भी मॉडल बना रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसआरपी, राइट। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? यानी एसआरपी डेटाबेस में भी है, आपके मैथ बिहेवियर वाले क्लासेस में भी है, बिहेवियर मतलब इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन में, और आपके मॉडल्स में भी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एसआरपी? ओके, सो एसआरपी का क्लियर है कि हम एक बार में एक ही चीज करें और हम उसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो रिमेंबर दैट कई लोगों का ये जो मैंने इंटरव्यू लेता हूं मैं, तो एक कॉमन जो चीज़ें देखी है मैंने वो ये है कि लोग सिंगलटन का एग्जांपल दे लेते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर। रिमेंबर दैट सिंगलटन एक पैटर्न है, राइट। और सिंगलटन असल में इंस्टांस से रिलेटेड होता है, यानी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू करके तो वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसका एसआरपी का कोई मेल नहीं है। दोनों अपने अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं, ठीक है। दोनों चीज अलग है, एक है पैटर्न और एक है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में ये कहता है कि आप बहुत सारे मेथड रख सकते हो और आप उसके कितने मर्जी ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट। बट उस क्लास के अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एक ही रीजन होना चाहिए चेंज करने के लिए, कि आपको इनवॉइस में चेंज करना है। यानी अगर मुझे इनवॉइस के अंदर चेंज करना है तो मैं आराम से चेंज कर सकूं, ओनली वन रीजन। बट अगर मैं कस्टमर में चेंज करना चाहता हूं मैं, तो इसकी वजह से मेरा इनवॉइस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने डिसाइड किया कि अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है तो कल को बोला गया कि आप एड्रेस नेम को, कस्टमर नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह ट्रीट करो, तो होगा क्या, जितनी जगह पे भी इनवॉइस मॉडल यूज हो रहा है वो सारे इंप्लीमेंटेशन आपकी हिल जाएंगे, यानी सब में ही प्रॉब्लम्स आनी चालू जाएंगी। क्यों? क्योंकि कई जगह पे कस्टमर नेम यूज हुआ होगा, ना कि कस्टमर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बट अगर हम इसको एक कस्टमर क्लास के रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं कस्टमर में यहाँ कुछ भी चेंज करूँ, इससे मेरा इनवॉइस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जहां पर कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पर ही वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। और यही प्रिंसिपल ये कहता है कि द क्लास शुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम, इट शुड हैव एंड अ सिंगल रीजन टू चेंज, राइट। कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे वो क्लास का ऑब्जेक्ट हो यानी मॉडल क्लास हो, या व्यू मॉडल हो, चाहे आपके पास कोई बिहेवियर वाला क्लास हो। बिहेवियर मतलब जहाँ पर आप कोई फंक्शनलिटी लिखते हो आप, ठीक है। द क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई क्लास बना रहे हो, नई क्लास, तो उसको आप आराम से फ्यूचर में एक्सटेंड कर सको, ठीक है। लेकिन उस एग्जिस्टिंग लॉजिक में चेंजेस के चांसेस लीस्ट हो, राइट। ये मस्ट नहीं लिखा हुआ, मतलब ये लिखा है क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही अलाउ, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते, नहीं, चेंजेस हो सकते हैं बट लिस्ट होने चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर एक क्लास के रेफरेंस कई जगह पर लिखे हुए हैं
और वो यूज हो रहे हैं कहीं पर, तो अगर आप उसमें चेंज करोगे तो वो सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। सो अगर मैं कुछ उसमें बिहेवियर में और कोई फीचर ऐड करना है तो वो इस तरह से लिखा होना चाहिए क्लास कि आप उसमें फीचर को ऐड कर सको, ठीक है, और चेंजेस करने हो तो एग्जिस्टिंग में चेंजेस के चांसेस सबसे कम हो, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम जरा। अब फॉर एग्जाम्पल ऐड क्लास क्लोज प्रिंसिपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम यहाँ पर कि अब यहाँ पर पहले हम बिहेवियर के लिए बात करते हैं। बिहेवियर मतलब ऐसी क्लास जिसमें हम फंक्शनलिटी लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, या इनवॉइस को प्रिंट करना है, या और सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि आप सबने किया है, वो है लॉग करना, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, जब हम लॉग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के बिहेवियर होते हैं लॉग रखने के, ठीक है, जो काफी पॉपुलर है। और अगर ये एग्जांपल ना क्लियर हो तो मुझे बता देना, मेरे पास और एग्जांपल्स हैं, मैं और एग्जांपल्स को दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब पहले क्या होता है हमारे पास, कॉमन एग्जांपल क्या होता है, लॉग करना, ठीक है, जो हम सबने किया हुआ है कहीं ना कहीं, राइट। अब अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करने चलूँ, जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लॉगर क्लास बनाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये क्या दे रहा है एरर, नेम स्पेस ऑलरेडी कंटेंट बिहेवियर लॉगर, तो ये मैंने कहीं यूज किया हुआ है, इसके से ये कह रहा है, अच्छा ये है ना लॉगर, ओके कोई नहीं, लॉगर 1, ओके, नाम चेंज करते हैं इसका। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जब मैंने सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया था या बीच में इम्प्लीमेंटेशन ऐड हुआ या फिर जब भी हमने लॉगर को ऐड करना चालू किया तो सिंपल एक ही मेथड होता था पहले, लॉग, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग मैसेज लिखते थे और यहाँ पर ये क्या करता था, लॉग कर देता था, ठीक है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर था और ये कहाँ होता था, डेटाबेस के अंदर, राइट। फिर कल को डिसाइड हुआ कि डेटाबेस में लॉग तो हो रहा है, यानी इसको नाम हमने और बेटर दे दिया ताकि ये मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकूँ, तो यहाँ पर हमने डेटाबेस में लॉग करना चालू कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद डिसाइड हुआ कि नहीं यार, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं जो कि डेटाबेस तक नहीं पहुँच पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड्स मंगवा रहा हूँ, जैसे पॉलिसी की डिटेल्स मंगवा रहा हूँ मैं, या कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मंगवा रहा हूँ मैं। अब हुआ क्या, डेटाबेस का जो सर्वर है वो हो गया डाउन, तो मेरे पास डेटाबेस से मैं कनेक्टिविटी मतलब मैं जो मेरा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे में जब वो लॉग लिखने गया तो भी डेटाबेस अनअवेलेबल रहा, ऐसे में ये डेटाबेस लॉग नहीं लिखे जा सके। तो हमने डिसाइड किया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एक काम करते हैं, एक और मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइल में लॉग कर देते हैं, लोकल फाइल, ताकि कोई एरर आए तो हम उसको लिख सकें। यहाँ पर हमने इसको लिखना चालू कर दिया, लोकल फाइल लॉग, राइट, ओके। अब फिर फ्यूचर में ध्यान रखा गया कि जब हमारा प्रोजेक्ट चला गया प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो हमने ये रियलाइज किया कि कस्टमर की जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास एप्लीकेशन में वो बहुत ज़्यादा आ रही है, राइट। कुछ ऐसे भी हो रहा है कि जब वो एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एपीआई सर्वर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में वो जो रिक्वेस्ट है वो लॉस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हम उसको लॉग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में प्रॉब्लम ये थी कि हम अगर डेटाबेस ही डिस्कनेक्ट हो गया तो वो लॉग फिर से मिस हो जाएंगे। लोकल फाइल में लॉग रखना चालू कर दिया तो ये क्या करेगा, हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एज्यूम करो कि एक दिन में मेरे पास अगर 50,000 अगर फाइल्स बन रही है, 50,000 रिक्वेस्ट आ रही है, जो कि एक बहुत कॉमन सा सिनेरियो है। कई बार कुछ एप्लीकेशन में लाखों ट्रांजेक्शन्स बनते चले जाते हैं और उसमें जो लॉग फाइल होती है बहुत सारी हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है लोकल फाइल लॉग के साथ कि आप उसमें कितनी फाइल्स रख सकते हो, क्योंकि ये सारी फाइल कहाँ बन रही है, सर्वर पे बन रही है। और जैसे जैसे फाइल नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ेंगे तो आपके पास एक ओवरहेड ये आएगा कि यू मस्ट नीड टू रिमूव ऑल द ओल्ड लॉग्स, राइट। यानी आपको पुराने फाइल के लॉग्स को रिमूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारे सर्वर पे फाइल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, ये जो फाइल है ना लॉग, इसको यहाँ ना रख करके कहाँ रखें हम,
पब्लिक वॉइड किसी FTP सर्वर पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है वैसे वैसे मैं इस क्लास के अंदर ऐड ऑन करते जा रहा हूँ मैं, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है बहुत, और यहीं पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो यहाँ पर ये ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल ये हो रहा है ब्रेक। क्यों? क्योंकि ये क्लास ओपन है मॉडिफिकेशन के लिए, राइट, जो कि यही मना किया है कि क्लास ओपन होना चाहिए एक्सटेंड होने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होना चाहिए। बट यहाँ तो हम क्लास को मॉडिफाई कर रहे हैं बार बार, हम यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं, तो क्लास की डेफिनेशन बार बार मॉडिफाई हो रही है ना। कल को फिर मानो कहा गया कि नहीं लोकल फाइल पे कुछ प्रॉब्लम आए तो एक काम करो इसको चेंज करो, या इसमें सभी तक हम सिर्फ मैसेज लिखते थे, अब एक काम और करो इसमें एक्सेप्शन ऐड करो। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर में ऐसे और मेथड बनने चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया कल को कि एक काम करो मैसेज तो कर ही रहे हो, एक्सेप्शन भी लॉक करो अब यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मुश्किल सिंपल है, सी शार्प अलाउ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब क्या है, लॉगर के अंदर लोकल फाइल लॉग के अंदर दो मेथड अवेलेबल है और ये दोनों वर्केबल है ना। ये बिल्ड में इशू आएगा ना काम करने में, कोई भी यूज कर सकता है आराम से। बट प्रॉब्लम कहाँ है, डिजाइन साइड में। डिजाइन साइड ये कहता है कि ये क्लास ओपन है बार बार मॉडिफिकेशन के, जो कि नहीं होना चाहिए। फीचर्स एक्सटेंड करना है आराम से करो। तो हम इसको हैंडल कैसे करें? तो इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि आप क्या करो, पब्लिक इंटरफेस आई लॉगर एक आपने पहले क्या किया, आपने इंटरफेस बनाया, और जरूर नहीं इंटरफेस ही लो, आप एक नॉर्मल क्लास भी ले सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी ले सकते हो, बोथ आर अलाउड। बट मैं इंटरफेस का एग्जांपल सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे एक प्रैक्टिस अप्रोच है, मतलब ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। इवन कई सारे जो फ्रेमवर्क आते हैं थर्ड पार्टी के वो भी इसी को ही फॉलो करते हैं। सो ओनली दैट रीजन मैंने इंटरफेस लिया है। यहाँ पर आप क्या करोगे, वॉइड लॉग, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जितने भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं वो हमने यहाँ पर रखने चालू कर दिए, ठीक है। तो अब ये क्लास या इंटरफेस, इसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन के लिए चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसकी बॉडी ही नहीं है। अगर आपको बिहेवियर ऐड करना है तो इसे कहा जाएगा एक्सटेंड करना। बट ऐसे यहाँ पर हमने ऐड किया, तो क्योंकि ये एक हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है तो ये अलाउड है, तो ये हम एक्सटेंड बिहेवियर कर रहे हैं। बट इससे हमारे पास बाकी चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि इसमें बॉडी ही नहीं होती, इसलिए बहुत प्रेफर किया जाता है। बट अब इसको हम एक्सटेंड कैसे करें, सिंपल है, पब्लिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास यहाँ मैंने लिखा डेटाबेस लॉग, और इसका हमने बना दिया, हमने करो, राइट। यहाँ पर अब ये दोनों तरह के लॉग्स को हैंडल कर सकता है, राइट। फिर कल को बोला गया कि नहीं अब हमें क्या करना, लोकल फाइल में भी लॉग बनाना है, ऑफ कोर्स करो। तो पब्लिक यहाँ पर मैंने लिख दिया लोकल फाइल लॉगर, और यहाँ पर भी मैंने आई लॉगर को इंप्लीमेंट कर दिया कुछ इस तरह से। और कल को फिर बोला गया कि नहीं अब FTP पे करो, ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस क्लास, और यहाँ लिख दिया मैंने FTP फाइल लॉगर, और यहाँ डाल दिया आई लॉगर। तो दिस इज कॉल्ड ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो इस तरह से हम चीजों को एक्सटेंड करते हैं। का नहीं है, कुछ और भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, बट हम उसको कहाँ करेंगे, जब हम डिजाइन पैटर्न्स पे करेंगे काम। क्योंकि डिजाइन पैटर्न असल में हम जो ये कर रहे हैं, हम डिजाइन प्रिंसिपल को डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। ये भी एक डिजाइन पैटर्न का ही रूप है जो मैं कर रहा हूँ, बट अभी मैं इसको कोई नाम नहीं देना चाहता क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि होता क्या है, हर प्रिंसिपल का एक मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, यानी क्लास ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए, बट मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो वो लिस्ट हो। जैसे अब पहले हम एक्सेप्शन लॉक नहीं करते थे, कल को हम एक्सेप्शन लॉक करने लगे, तो ये हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इट इज़ मैंडेटरी और हमारे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने लिस्ट कीवर्ड यूज किया कि लिस्ट मॉडिफिकेशन अलाउड है, ठीक है। Any question regarding this open close principle? Okay.
निधि प्लीज लेट मी नो जब आप वापस आ जाओ। ओके नवीन आप टाइप कर दो क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप चैट पे टाइप कर दो, आपकी आवाज़ गूंज रही है। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन नवीन? ओके फाइन तो है प्रोफेसर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा था, मैं कहा आज के लिए इनफ है क्योंकि लंबी कॉल चल जाएगी 10:30 बजे तक, तो वैसे अच्छा टॉपिक है। मिस भी नहीं करेंगे। ठीक है मोनू, आप क्या कहते हो? निधि तो नहीं है और अब हमारे पास सिर्फ आप दोनों ही हो। Tomorrow, no issues.